नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन औपचारिक कार्य सदन में पूरे किए जाएंगे। संभल बहराइच हिंसा का मुद्दा सदन में उठाया जाएगा और विपक्षी दलों ने सदन में भाजपा को घेरने की तैयारी पूरी कर ली है। विधानसभा सत्र के दौरान जोरदार हंगामे होने के आसार जताए जा रहे हैं। 17 दिसंबर को सदन में अनुपूरक बजट पेश हो सकता है। अनुपूरक बजट 12 से 15 हजार करोड़ के बीच होने की संभावनाएं जताई जा रही है। 18 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। यूपी कांग्रेस 18 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेगी। तो वही 19 और 20 दिसंबर को सदन में विधायी कार्य होंगे। तो 4 दिनों का ये छोटा सा सत्र जिसके हंगामे होने के आसार भी जताए जा रहे हैं। तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन औपचारिक यानी कि ऑफिशियल वर्क किए जाएंगे। संभल बहराइच हिंसा का मुद्दा सदन में एक बार फिर से गूंजता हुआ नजर आएगा। अनुपूरक बजट भी इसी दौरान पेश किया जाएगा। कई अध्यादेशों को पेश किया जाएगा। साथ ही साथ विधेयक भी पटल पर रखे जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने वाला है। तो वही संभल और बहराइच मुद्दे को लेकर भी विपक्षियों की आवाज गूंजती हुई सदन में नजर आएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। आसिफ, आज से शीतकालीन सत्र का आगाज होने वाला है। आज का पहला दिन क्या कुछ होने वाला है खास? जी बिल्कुल श्रुति, आज राजनीतिक के रूप से अगर देखा जाए तो काफी हलचल भरा है। उत्तर प्रदेश में आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और शीतकालीन सत्र में जो है कई संशोधन बिल जो है पटल पर रखे जाएंगे और साथ ही साथ बहराइच और संभल हिंसा पर भी समाजवादी पार्टी चर्चा करेगी। और जिस तरह से सरकार ने कल तैयारी कर रखी थी, सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और मंत्रणा बैठक, उसमें एक अपील की गई थी कि सदन को सुचारू रूप से चलने दिया जाए, कहीं से कोई व्यवधान न किया जाए। लेकिन वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। आज गौ सेवा, लोक सेवा आयोग, निजी स्कूल समेत कई संशोधन बिल पटल पर रखे जाएंगे, जिसको लेकर भी वो हल्ला मच सकता है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और विपक्ष बहराइच और संभल सवाल को लेकर जो है चर्चा कर सकते हैं और इस पर बात कर सकते हैं। यह भी काफी हंगामेदार हो सकती है। तो कहा जा सकता है कि आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार होगा और जिसके लिए पूरी तरह से समाजवादी पार्टी ने तैयारी भी कर रखी है कि किस तरह कानून। बिल्कुल आसिफ, आज पहला दिन है सत्र का, शीतकालीन सत्र का, और ऐसे में हंगामा होने के आसार भी जताए जा रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि सत्र के पहले दिन सबसे पहले जो औपचारिक काम है, ऑफिशियल काम है, उसे पूरा किया जाएगा। क्या कुछ वो काम है? देखिए, अगर बात करें पहले दिन की तो पहले दिन आज गौ सेवा संशोधन बिल, लोक सेवा आयोग संशोधन बिल, निजी स्कूल का 8वां संशोधन बिल समेत कई ऐसे बिल हैं जो सरकार का कहना है कि काफी जनहित में होंगे या पटल पर रखकर इस पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर सरकार चर्चा करेगी। और साथ ही साथ जिस तरह की योगी सरकार जो कुंभ को लेकर भी बड़ी तैयारी कर रखी है, कुंभ की तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी आज सदन में। और साथ ही जिस तरह से एक खाका तैयार किया गया है के विकास का, उसको लेकर भी चर्चा करेगी। लेकिन इससे इधर समाजवादी पार्टी ने भी बड़ी तैयारी कर रखी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भले ही विधानसभा सत्र का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन इसकी जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को सौंपी है। और समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था, महिला अपराध, स्वास्थ्य व्यवस्था, साथ ही साथ संभल और बहराइच मामले को लेकर सरकार को घेरेगी। और इस तरह से कयास लगाया जा रहा है कि आज
सत्र का पहला दिन है। सत्र के पहले दिन हंगामेदार जो है विधानसभा सत्र हो सकता है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से सड़क पर भी समाजवादी पार्टी सरकार को घेरेगी और सदन के भीतर भी घेरने की पूरी तैयारी कर रखी गई है। इसके लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए हैं। बिल्कुल आसिफ, आज वो तमाम मुद्दे होंगे जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां यानी कि समाजवादी पार्टी सरकार का घेराव सदन में करती हुई नजर आएगी। एक वो बेहद अहम मुद्दा है बिजली प्राइवेटाइजेशन का, बिजली निजीकरण का, इसको लेकर भी सदन में आवाज गूंज सकती है। आसिफ, निश्चित तौर पर कुछ ऐसे जो मुद्दे हैं जनहित के, चाहे बिजली के निजीकरण का मुद्दा हो, इसको लेकर कहीं न कहीं सरकार और बिजली कर्मियों के बीच एक तनातनी है। इस मुद्दे को भी समाजवादी पार्टी सदन में उठाएगी। कानून व्यवस्था की बात करें तो जिस तरह से महिला अपराध बढ़े हैं और अन्य अपराध बढ़े हैं, उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी घेरने की कोशिश करेगी। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी शुरुआती दौर से ही मुखर रही है और आज अस्पतालों में बेड और कोरोना काल में जो अव्यवस्थाएं थी उनको लेकर भी समाजवादी पार्टी सरकार को घेरेगी। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बिल्कुल आसिफ, यानी कि तमाम जो मुद्दे हैं जन कल्याण को, उसको लेकर आज सदन में भाजपा सरकार का, योगी सरकार का घेराव किया जाएगा विपक्षी पार्टियों के द्वारा। 17 दिसंबर को सदन में आसिफ अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। अनुपूरक बजट कितने रुपए का पेश किया जा सकता है और उसमें क्या कुछ खास रहने वाला है? बजट की बात करें तो भारी भरकम राशि सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट में पेश होगी और यह बजट कहीं न कहीं सरकार जो है आम जनता के हित की बात कह रही है और इस बजट में स्वास्थ्य सेवा, कुंभ मेला, कानून व्यवस्था के सुधार के लिए और साथ ही साथ निजी विद्यालयों के जो उत्थान के लिए, इसके अलावा कुंभ मेला को लेकर भी इस बजट का में पास किया गया और यह बजट 12 से 15 करोड़ का हो सकता है। इसके लिए जो वित्त मंत्री हैं यूपी के, उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है और साथ ही साथ जो बजट पेश होने हैं उसके बारे में भी आज विस्तार से बस सरकार चर्चा करेगी। यानी कि 17 दिसंबर को बजट पेश किया जाएगा। बजट में क्या कुछ खास होता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। बने रहिए आसिफ हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो वही लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। 17 दिसंबर को समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक होगी। 17 दिसंबर को शाम में समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक होनी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में यह बैठक होगी। आज से विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आगाज होगा और सदन शुरू होने के बाद विधानमंडल दल की बैठक करेगा विपक्ष। पहली बार सदन शुरू होने के बाद विधानमंडल दल की ये बैठक होनी है। सदन में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तमाम मुद्दे उठाता हुआ नजर आएगा। 20 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलने वाला है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से विधानमंडल दल की बैठक भी होगी। 17 दिसंबर को यह बैठक होनी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ लगातार बने हुए हैं। आसिफ, 17 दिसंबर को समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक होगी। कितने बजे ये बैठक होनी है और क्या कुछ खास इस बैठक में? विधानसभा सत्र, शीतकालीन सत्र को लेकर समाजवादी पार्टी की विधानमंडल दल की बैठक 17 दिसंबर को 4 बजे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बुलाई है। इसमें सभी विधायकों के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहेंगे और इस बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव सरकार को घेरने की टिप्स और रणनीति अपने जो है विधायकों और नेता प्रतिपक्ष को बताएंगे और साफ फोकस है और समाजवादी पार्टी ने एक एयर बनाते हुए इस तरह से सरकार को सदन से लेकर सड़क तक भेजने की पूरी तैयारी कर रखी है, चाहे बहराइच और संबल मामला हो या फिर बिजली के निजीकरण का मामला हो, स्वास्थ्य व्यवस्था का मामला हो या फिर कानून व्यवस्था का। इन सभी पहलुओं पर सपा जो है यूपी सरकार को भेजने की कोशिश करेगी और एक मंथन जो है समाजवादी पार्टी से की तरफ से किया जाएगा। हालांकि अभी तक
जो भी सत्र शुरू होता था उसके पहले ही विधानमंडल दल की बैठक समाजवादी पार्टी कर लेगी, लेकिन सदन चलने के एक दिन बाद समाजवादी पार्टी ने यहाँ बैठक बुलाई है एक रणनीति के तहत कि पहले दिन कितना जो है विरोध होगा और अगले दिन किन मुद्दों पर विरोध होना है, यानी 18 दिसंबर को लेकर 17 दिसंबर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शाम 4 बजे यह बैठक बुलाई है। और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आक्रामक है, चाहे कानून बिल्कुल। आज सिर्फ ऐसे में जब लोकसभा सदन की बात करेंगे तो बेहद आक्रामकता के साथ सदन को विपक्षी पार्टियों ने चलने नहीं दिया, कई बार सदन को स्थगित भी करना पड़ा लोकसभा में। इस बार क्या कुछ आसार लग रहे हैं क्या, क्योंकि हंगामे होने के आसार पहले ही जताया जाने लगा है, कितना हंगामा होगा, किस कदर होगा, क्या स्थगित करने की भी नौबत आ जाएगी? देखिए, अगर जिस तरह से अगर पहले के सत्र की बात करें तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी और उनके साथ कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही है, चाहे जो भी पिछला सत्र रहा हो वह सुचारू रूप से नहीं चल पाया है। सरकार की जो नीतियां थी उसका विरोध करते हुए विपक्षी दलों ने घेराबंदी की और बीच में ही सत्र को स्थगित अनिश्चितकालीन के लिए करना पड़ा था। लेकिन इस बार भी इसी तरह के आसार साफ तौर पर दिख रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भले ही शीतकालीन सत्र का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन उनकी पूरी नजर और पहली नजर विधानसभा सत्र पर बनी रहेगी। और यही वजह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक अहम बैठक बुलाएंगे मंडल की बैठक। बिल्कुल आसिफ, क्योंकि इस बार कांग्रेस भी अपने दम खम के साथ नजर आएगी सदन में। इस बार क्या कुछ मुद्दे कांग्रेस की तरफ से उठाए जाएंगे, क्योंकि जहां सदन में हमने लोकसभा में देखा है कि समाजवादी पार्टी अलग मुद्दे को लेकर उठा रही थी आवाज अपनी, और कांग्रेस बिल्कुल अलग मुद्दे को। क्या दोनों के ही मुद्दे एक होंगे या फिर दोनों इस बार भी अलग अलग रुख में नजर आएंगे, क्योंकि दोनों पार्टी अलायंस में है? देखिए, यूपी की सियासत की बात करें तो मुद्दे एक ही है, लेकिन कौन पहले लपक कर मुद्दे पकड़ता है। अगर बात करें नोएडा में किसानों की गिरफ्तारी का, यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने भी इस मुद्दे को लेकर काफी आक्रोश जताया था, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस पहुंची और यहाँ पर किसानों से संबंधित समस्याओं को जानने की कोशिश की और यह दिखाया कि कांग्रेस जो है किसान खड़ी हुई है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी पीछे थी। वहीं अगर हाथरस की बात करें तो हाथरस में जिस तरह से दलित एक किशोरी की मौत होती है गैंगरेप पीड़िता की, यह भी मुद्दा कांग्रेस ने लपका और सबसे पहले हाथरस पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात किया। और चाहे जो है नोएडा में किसानों का मुद्दा हो या फिर हाथरस में दलित का मामला, यह मुद्दा कहीं न कहीं भुनाने में अव्वल रही और समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ रणनीति बनाती रही। अगर बात करें शीतकालीन सत्र के दौरान, तो शीतकालीन सत्र के दौरान भी जिस तरह से कांग्रेस की एक अहम रणनीति है कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था के मुद्दे को लेकर और साथ ही साथ जो है बिजली के निजीकरण के मुद्दे को लेकर भी प्रदर्शन करेगी। 18 दिसंबर को कांग्रेस सदन के बाहर प्रदर्शन करेगी और जो उनके विधायक हैं अंदर विरोध करेंगे। बिल्कुल आसिफ, ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास संभल, बहराइच, वो तमाम मुद्दे हैं जिनके द्वारा वो सरकार का घेराव करेगी। वहीं किसानों के मुद्दे को लेकर और हाथरस के मुद्दे को लेकर कांग्रेस भी घेराव करते हुए सरकार का नजर आएगी। अब दोनों के सुर एक नजर आते हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के, या फिर नहीं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। जिले के डोंडी थाना क्षेत्र में 13 लोगों से भरी एक जायलो कार को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें एक बच्चे, 4 महिला, 1 पुरुष शामिल है।
वही 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद घायलों और मृतकों के शव को बाहर निकाला है। घायलों तत्काल डोंडी सामुदायिक अस्पताल केंद्र में उन्हें भेज दिया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें राजनांदगांव जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सभी घायलों की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने मर्ग कायम कर सभी मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस प्रशासन जुट गई है। ट्रक चालक की तलाश में पुलिस प्रशासन जुटी हुई है। 6 लोगों की मौके पर ही इस पूरे हादसे में मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के बालोद में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। जिले के डोंडी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 13 लोगों से भरी एक जाइलो कार को तेज ट्रक ने टक्कर मार दी। एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। 7 लोगों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आप कार के परखच्चे उड़ गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो इस घटना में 6 की मौके पर ही मौत हो गई है, जिनमें एक बच्चे, 4 महिला और 1 पुरुष शामिल है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला रायपुर से जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ ये पूरा मामला है? बेहद दर्दनाक ये हादसा, क्या कुछ इस हादसे को लेकर जानकारी? क्योंकि आपको बता दूं, बीती रात की ये घटना है। एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक जोएलो कार, जिसमें जो है 13 लोग सवार थे, जो है टक्कर के द्वारा टक्कर मार दी गई, जिसे जेलो कार में 13 लोगों में से 6 लोगों की बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा था और 4 महिलाएं थी और एक उसके साथ पुरुष थे। 6 लोगों की वही मौके पर ही मृत्यु हो गई। 7 लोग गंभीर रूप से घायल है और जिसमें बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है, तो उनको अच्छे उपचार के लिए उनको राजनांदगांव के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है और वहां भी कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है, लेकिन जो दर्दनाक था वो एकदम बहुत ही दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। जी बिल्कुल मनोज, बेहद दर्दनाक ये हादसा। अभी तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। मनोज, पुलिस प्रशासन के द्वारा इस हादसे को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्या अभी तक कोई लीड मिली है कि आखिरकार ट्रक ड्राइवर कहाँ है? आपको बता दूं, ट्रक ड्राइवर जो है, जिस समय ये दुर्घटना हुई है, ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है और पुलिस पूरी तरह से उसकी छानबीन कर रही है। लेकिन जो ये दर्दनाक हादसा हुआ है, काफी गमगीन कर देने वाला ये दुखद हादसा हुआ है। एक बच्चे समेत ये लोग छठी के संस्कार से वापस लौटे के समय ये वारदात, ये घटना घटी है, जिसे जो है छत्तीसगढ़ में इसको सुनते ही लोगों को दिल दहल गया कि भीषण दुर्घटना जो है वही एक ही परिवार के 6 लोगों की मृत्यु हुई है। जी बिल्कुल मनोज, बेहद दर्दनाक ये हादसा। परिवार वालों की अभी जो 7 लोग हैं उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मनोज, क्योंकि 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, बाकी की कार्रवाई किस तरीके से बढ़ेगी? साथ ही साथ क्या इस हादसे की मुख्य वजह पता चल पाया है? क्या ट्रक ड्राइवर नशे में था या कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ? जी, आपको बता दूं कि ये बहुत तेज रफ्तार का मामला बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है, और ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी और जेलो काफी थी। रात का समय था, दोनों गाड़ियां जो आपस में टकराई और इतनी भीषण दुर्घटना हुई कि कार के पूरे परखच्चे उड़ गए हैं। आप देख सकती हैं फोटो में कि जिस प्रकार से ये घटना हुई और बहुत ही पुलिस को काफी मशक्कत पड़ी जो डेड बॉडी थी उसको निकालने में। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच के अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई की और 6 लोगों की जो है वहाँ डेड बॉडी पुलिस द्वारा निकाली गई, लेकिन वो डेड बॉडी निकालने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी है और 7 लोगों को तत्काल जो है वहीं के प्राथमिक उपचार केंद्र भर्ती कराया गया था, जहां हालत गंभीरता को देखते हुए उनको जो है रायपुर राजनांदगांव जो है रिफर कर दिया गया है। जी
बिल्कुल 7 लोगों को राजनांदगांव रेफर कर दिया गया है। उनकी हालत क्या बताई जा रही है मनोज? जी सूची जो अभी जानकारी मिल रही है उसमें कुछ की हालत काफी गंभीर अभी भी बताई जा रही है और ये भी बताया जा रहा है मौत का कुछ आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इस प्रकार से जो है ये दुर्घटना हुई है। जी यानी कि 6 लोगों की मौके पर मौत की पुष्टि तो हो गई है, लेकिन 7 लोगों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। लगातार उनका इलाज जारी है और ऐसे में पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। यातायात को लेकर अब ये हादसा हुआ है और ठंड के मौसम में लगातार हादसे होते रहते हैं। मनोज, ऐसे में यातायात जो व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, वो किस तरीके से रूपरेखा तैयार कर रही है? जी सूची निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये शासन प्रशासन की लवाई देखने को मिलती है। आए दिन जो है नेशनल हाईवे पे दुर्घटनाएं होती रहती है। कहीं न कहीं प्रशासन जो है इसको लेकर गंभीर नहीं दिखा है और लापरवाहियों का नतीजा होता है कि इस तरह से जाती जाती है। यानी कि कई तरीके से कि इस हादसे को रोका जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इन तमाम जानकारी। वहीं गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला कलेक्ट्रेट से आज रवाना होगी पोलिंग पार्टियां। कल नगर निगम के 2 वार्डों के लिए 7 केंद्रों पर चुनाव है। वार्ड नंबर 19, 21 पर निगम पार्षद के लिए कल चुनाव किया जाएगा। 19 तारीख को ये मतगणना की जाएगी, तो 19 तारीख को रिजल्ट आएगा। गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला कलेक्ट्रेट से आज रवाना होगी पोलिंग पार्टियां। कल चुनाव होने हैं, यानी कि वोटिंग होनी है और वोट की काउंटिंग 19 दिसंबर को होगी। 19 तारीख को मतगणना किया जाएगा, नतीजे आएंगे सभी के सामने। वार्ड नंबर 19 से 21 पर निगम पार्षद के लिए कल चुनाव होगा, यानी कि कल वोटिंग की जाएगी। 19 तारीख को रिजल्ट भी सभी के सामने आएगा। वहीं सीतापुर में पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा के निर्देश पर जनपद में ऑपरेशन भोपू चलाया जा रहा है, जिसको लेकर थानों की पुलिस टीमों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में जिला बदर, हिस्ट्री शीटर अपराधी और जेल से छूटे हुए कुख्यात अपराधियों को जनता से पुलिस को सूचित किए जाने की अपील भी की जा रही है। तो लगातार पुलिस प्रशासन अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर ये तमाम काम करती हुई नजर आ रही है। अब पुलिस प्रशासन के द्वारा भूपू अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें जनता से अपील की जा रही है कि अगर वो अपराधी को देखते हैं तो उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दे। सूचित किया जाता है कि मोहल्ला ठटेरी टोला पश्चिमी के रहने फरार अपराधी को लेकर पुलिस पुत्र राम किशोर इस तरीके से एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। सुनिए, सभी जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम दुधिया मोहल्ला चिक्की टोला कस्बा व थाना लहरपुर जनपद सीतापुर के रहने वाले चांद तो फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन भोपू अभियान चला रही है, जिसके द्वारा जनता से अपील की जा रही है, जनता को सूचित किया जा रहा है इन अपराधियों के बारे में, हिस्ट्री शीटर अपराधियों के बारे में। अगर उन्हें किसी तरीके की कोई सूचना मिलती है तो वो तुरंत थाने को इसकी सूचना दे, इसकी जानकारी दे। मोहल्ला ठटेरी टोला पश्चिमी के रहने। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।